हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने समांतर श्रेणी शुरू किया था, ठीक है। तो जो पहला पार्ट नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और चलिए तो आज शुरू करते हैं उसके अगले पार्ट में जो भी है, ठीक है। जैसा कल बताए थे, कल पिछले वाले लेक्चर में उन्होंने बता रखा है कि क्रैश कोर्स है, ठीक है। क्रैश कोर्स जैसा है, क्लास चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग वहां से प्रिपरेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई बुक एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी डिप्लोमा के लिए, ठीक है। अगर मैथ फर्स्ट की बात की जाए तो, ठीक है। तो सेमेस्टर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सेमेस्टर बहुत नजदीक है, ठीक है। सेमेस्टर का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए स्पीड से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर नहीं हो पाता, मे बी अगर ऐसा होता है कि समय नहीं मिल पा रहा, तो प्लीज इतना कीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 बार अपने मन से कर लीजिएगा, ताकि वो क्लियर हो जाए, पूरी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में प्लीज शेयर करते रहिए वीडियो को। चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का, लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था कल कि विद्या से पढ़ा रहे हैं, विद्या क्वेश्चन बैंक से बता रहे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 पहला दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी का पीवा पद, ठीक है। तो क्या कहा, एक समांतर श्रेणी का पीवा पद, क्या कहा है, एक समांतर श्रेणी का। तो ध्यान समझिए, एक समांतर का पीवा पद है ना, तो a प्लस पीवा मतलब एक कम होगा, कल हमने बताया था, ठीक है। ऐसे कुछ होगा, ठीक है। स्मॉल लेटर में कर लेते हैं, क्योंकि स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो स्मॉल लेटर में लिख दे रहे हैं, ठीक है। पीवा पद मतलब कोई भी जब वहां पद कहता, मतलब जो भी पद कहेगा उसमें से एक कम ही होता था, जो हमारा टर्म होता था, तो एक कम कर लिए यहां से, और मल्टीप्लाइड डी होता था, ठीक है। पीवा पद क्यू, ठीक है। तथा ऐसे ही दिया हुआ है क्यूवा पद पी है, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का आरवां पद, क्या सिद्ध करना हमें, इस श्रेणी का आरवां पद, ठीक है। आरवां पद यानी कि आरथ टर्म हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि प्रूफ करना है, आरथ टर्म प्रूफ करना है कि क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, p प्लस क्यू माइनस आर, इसी को सिद्ध करके हमें लाना है, सॉरी आर रहेगा, p प्लस क्यू आर हमें सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर आरथ टर्म है तो हमें शायद लग रहा होगा कि आरथ टर्म निकालना है, तो टी आर फॉर्मूला क्या इसके लिए बनेगा, a प्लस n माइनस 1, n की जगह पे क्या हो जाएगा अभी r माइनस 1 d। तो शायद हमें ऐसा लग रहा है कि a और d निकाल लिया जाए, तो शायद हमें सॉल्व कर लिया जाएगा, यानी कि आरथ टर्म हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि आरथ टर्म निकालना है तो r तो रहेगा ही उसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या चाहिए हमें, d और a और d, ठीक है। a और d अगर निकल जाए तो आरथ टर्म निकाल सकते हैं, और अगर आरथ टर्म निकलेगा और इसकी इक्वल हो गया तो सिद्ध हो गया, यही तो करना होता था, ठीक है। चलिए तो पहले क्या करते हैं हम लोग, यहीं से देख लेते हैं कि 2 समीकरण बन रहा है, क्या बन रहा है 2 समीकरण। तो मैं पहले इसको मान ले रहे 1 और इसको मान ले रहे 2, ठीक है। मैं इस पे सॉल्व कर रहा हूं, तो देखिएगा ध्यान से, 2 समीकरण बन रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा अभी, पहले समीकरण में से दूसरे को घटा रहा हूं, तो घटाने पे क्या होता था, साइन बदल जाते थे, सबके बदल जाते हैं, आप लोग को पता होगा, ठीक है। चलिए अगर साइन बदल गया तो क्या एक कट जाएगा, दिख रहा होगा, कट जाएगा, क्योंकि इक्वल हो गया और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे आ जाने के बाद हमें दिख रहा होगा कि p माइनस 1, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं करके लिखूं तो पी डी माइनस डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू प्लस, यहाँ पे देखिए सॉरी सही है, ठीक है। यहाँ पे माइनस हम ले लेंगे ना, तो माइनस देखिए ध्यान से, माइनस क्यू डी और यहाँ पे हो जाएगा प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, मिलेगा ना, ठीक है। अब यहां से लग रहा है कि जो हमारा डी है, डी दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या आपको लग रहा है कि हमारे पास पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी बचा होगा, ठीक है, बचा होगा।
फिर इसमें से देखिए तो d कॉमन हो रहा है तो d को बाहर निकाल ले रहे हैं, p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी होगा। ठीक है, चलिए अब यहां से d की वैल्यू निकालें तो d को इधर ही छोड़ देंगे और सबको लेके आएंगे इधर, तो हो जाएगा q माइनस पी अपॉन क्या मिलेगा, p माइनस क्यू। ठीक है, देखिए अब शायद यहाँ पे आप देखें तो दोनों इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन शायद एक निगेटिव है, यानी कि यहाँ पे अगर p पॉजिटिव तो यहाँ पे p निगेटिव है, और यहाँ q निगेटिव यहाँ पे p पॉजिटिव है। तो ऐसा करने के लिए क्या किया जाएगा, ध्यान समझिएगा। ऐसा अगर करना है हमें कि एक जैसा दिखने लगे तो ऊपर वाले पोर्शन में, किसमें, ऊपर वाले में, ठीक है, ऊपर वाले में क्या किया जाए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, माइनस से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। और शायद आपको पता होगा कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हर और अंश दोनों में करते थे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में करते थे। तो क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, और यही काम नीचे भी किया जाएगा ना। तो यहां से अगर आप देखें ध्यान से तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू और ये हो जाएगा प्लस पी, होगा ना। तो माइनस पी सॉरी प्लस पी हो जाने की वजह से प्लस पी को मैं पहले लिख ले रहा हूं और माइनस क्यू इधर हो जाएगा, तो शायद माइनस पी माइनस क्यू आपको यहां से नजर आ रहा होगा। ठीक है, और शायद आप देखें तो ये दोनों इक्वल हो गए और कट जाएंगे। एट लास्ट जो डी की वैल्यू मिलेगी हमें, डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। देखिए तो डी की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -1 मिल गई, डी की वैल्यू -1। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा जगह ना होने की वजह से मैं इधर लिख ले रहा हूं डी की वैल्यू को। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या मिली हमें, डी की वैल्यू -1 मिल गई है। ठीक है, क्या मिल गई है, -1। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चले, अब इसको मिटा लें, अब ए की वैल्यू निकाला जाए। डी तो मिल गया, अब इसी की किसी एक समीकरण में रख लिया जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि पहले वाले समीकरण में -1 यानी कि डी की वैल्यू को रख रहा हूं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा d इज इक्वल टू -1 समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, चलिए और इंग्लिश वाले लिख लेंगे, आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर इन इक्वेशन 1। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो अगर यहाँ पे देखे ध्यान से तो अगर d की वैल्यू रखा जाए तो शायद d यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस जो ये होगा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा प्लस p -1 इज इक्वल टू q। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू को निकालना तो a ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, या फिर पहले कर लेते हैं एक स्टेप और, तो हो जाएगा a, यहाँ पे देखिए -p+1 इज इक्वल टू q मिलेगा ऐसे ना। देख लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालना तो a को इधर ही छोड़ देंगे और सबको इधर लेके आ जाए, तो क्या मिलेगा, q प्लस p -1 a मिल जाएगा हमें। किसकी वैल्यू, a की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि अभी हम बताएं कि प्रूफ क्या करना था हमें, यही इसी वैल्यू को तो प्रूफ करना था, इसी को ना प्रूफ करना था। इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, a और d चाहिए था। ठीक है, तो यहां से d भी निकल गया, a भी निकल गया। अब चलो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या हो जाएगा, tr इज इक्वल टू a की वैल्यू रख लो तो हो जाएगा q प्लस p -1। ठीक है, और प्लस r -1 इंटू d मतलब क्या, -1, वहां से हम लोग वैल्यू निकाल लिए हैं, तो हो जाएगा क्या, q प्लस p -1, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो -r+1 हो जाएगा। ठीक है, और शायद आप यहां से देखिए ध्यान से तो ये दोनों कट रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, और एट लास्ट जो हमें प्रूव करना था वो मिल जाएगा q प्लस p -r। ठीक है, ये तो हमें प्रूव करना था, शुरू में ही बताया किसी को हमें प्रूव करके लाना था। ठीक है, तो कर लीजिएगा ऐसे। और एक बात बता दें, आप इस क्वेश्चन को अगर क्लास 10th में पढ़ के आए हो तब भी देखे होगे, ठीक है, 12th में भी देखे होगे, सॉरी 11th में है ना सर, 11th में भी देखे होंगे, और अभी यहां भी मिला है। और बता दें आपको, कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे क्लास 10th में भी पूछा गया होगा, ठीक है, और 11th में भी पूछा गया था, तो यहां भी पूछा गया है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एपी के लिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन इसी से ऐसे ही है, थोड़ा सा अलग है, इसी चैप्टर से है क्योंकि यही पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जितने भी आपके पास फॉर्मूले हैं सबको अच्छे से रट के रखिए, ताकि फॉर्मूलों को बार बार ध्यान, मतलब ये ना याद करना पड़े यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, तो फॉर्मूलों पे आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, फॉर्मूले ही कंफ्यूज करते हैं और फॉर्मूले से ही डाउट भी क्लियर होता है हमारा। अगर अच्छे से फॉर्मूला लर्न हो तो हमारे ख्याल से सब कुछ आप लोग को याद रहेगा, सब कुछ कर ले जाओगे। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी 3 संख्याएं बताइए जो समांतर श्रेणी में हो। तो भाई ऐसी 3 संख्या हमें बतानी है और हमें संख्या पता तो है नहीं, बतानी है ना, तो पता कैसे होगा। तो पहले क्या करेंगे, 3 संख्या को मान लेंगे, माना यानी कि लेट। अब कल बताए थे पिछले वाले लेक्चर में कि कैसे मानते थे 3 संख्याओं को, a माइनस डी और a और a प्लस डी, ऐसे कुछ बताए थे ना। 3 संख्याओं को मानना, 1 2 3 संख्या हो गई हमारी, किसमें है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हम कल पिछले वाले लेक्चर जो नहीं देखे हैं वो समझ नहीं पा रहे होंगे, तो जाके पिछले वाले लेक्चर को देख लेंगे कैसे मानते थे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है जिनमें से पहली और तीसरी का योग 12 है। किसका किसका, देखो यहाँ पे ये शायद पहली हमारा, ये दूसरी और ये तीसरी है ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, तो कह रहा है पहला यानी कि सीधा सीधा अगर कहें हम तो T1 प्लस T3 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 12 है। क्या है, 12 है। ठीक है, तो हमें यहां से लग रहा है कि A माइनस डी और प्लस A प्लस डी इज इक्वल टू 12 होगा। इस ब्रैकेट को मिटा लीजिए क्योंकि इसी में सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो यहां से देखेंगे D और D कैंसिल हो जाएगा और 2A इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा और A की वैल्यू 6 मिलेगी ना। तो A की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी यहां से। ठीक है, A की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, ये भी तीनों संख्याओं को बताना है। ठीक है, तो A तो मिल गया, अगर D भी होता तो पहली संख्या और A भी सब मिल जाता। तो हमें लग रहा है कि बीच वाली संख्या A है, तो A के बराबर 6, यानी कि बीच वाली, यानी कि दूसरा पद क्या होगा हमारा, 6 होगा, दिख रहा है यहाँ से। चलिए, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है और पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल, अब कौन कौन सी संख्या का, पहली तथा दूसरी। तो पहली संख्या क्या था हमारे पास, यही ना, और दूसरी क्या है, A है, और गुणनफल का है तो ब्रैकेट बना के हम एक लिख दे रहे हैं। भाई पता है कि ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा तो उसका मतलब ये होता ना कि मल्टीप्लाई है, तो ऐसे हो गया। कितना दिया हुआ, 24 दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो A की वैल्यू पहले आप निकाल लिए हैं, A की वैल्यू पहले निकाल ली है, तो A की वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे भी रख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 24। और आप यहाँ से देखिए अगर तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मैं इधर लेके आऊं तो शायद डिवाइड हो जाएगा, होगा ना, तो शायद आपको मिल जाएगा 4 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 माइनस डी, तो अगर माइनस डी इधर ही छोड़ दो, 6 को लेके जाए तो क्या मिलेगा, -6, तो क्या मिलेगा, -2 और माइनस डी, तो डी दोनों साइड भाई माइनस है तो दोनों साइड प्लस भी हो जाएंगे। ठीक है, ये तो चीज समझ में आ ही गया होगा कैसे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ए मिल गया हमें, ए और डी। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना था हमें, ज्ञात यही तो करना था, यही। ठीक है, तो अगर इसी को ज्ञात करना था तो हमें लग रहा है कि जो पहला पद हमारा है a माइनस डी और दूसरा पद है a और तीसरा पद है a प्लस डी, तो शायद यहां से हमें देख के लग रहा होगा कि a की वैल्यू तो 6 रख लें क्योंकि यहाँ पे निकाले हैं, और d की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है तो -2, और यहाँ पे a की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 6 प्लस d की वैल्यू 2, तो यहाँ पे ऐड कर लो, अब सब्ट्रैक्ट कर लो जो भी हो पाए, तो ये जाएगा क्या 4 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। तो शायद आप यहाँ से देख सके, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे बना क्या है, समांतर श्रेणी में एक श्रेणी बन गई हमारी, कितनी संख्याओं की, 3 संख्याओं की श्रेणी बन गई है। ठीक है, क्वेश्चन भी तो यही कह रहा था, ऐसी 3 संख्या बताइए जो समांतर श्रेणी में हो, ऐसे कुछ। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ऐसे सोल्यूशन मिल जाएगा इसका। ठीक है, जिनको ना समझ में आया हो फिर से रिवर्स जाएंगे और अच्छे से समझ लेंगे क्या था और कैसे था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको पहले रब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सुनिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है श्रेणी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस 2n तक, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि n पदों के योगफल की गणना कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, n पदों तक के योगफल का गणना करना है। तो सीधा सीधा है कि अगर ये एपी है तो हमें अगर n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला क्या होता था, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था, ठीक है। अब यहां से हमें चाहिए क्या क्या, a चाहिए, तो a की वैल्यू हमें दिख रहा सीधा सीधा 2 है, ठीक है। d चाहिए, तो d कैसे निकालते थे, t2 माइनस t1, यानी कि दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटा लेते थे। तो दूसरा पद यहाँ पे 4 है और 2 पहला पद है, घटा लीजिए, कितना मिल जाएगा 2, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें मिल गया a और d। अब क्वेश्चन कह रहा कि nवें पदों तक, सॉरी nवें पदों तक Sn हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आया, Sn फाइंड आउट करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो मिलेगा क्या, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, क्योंकि nवें पद तक जाना है तो n अपॉन 2, ठीक है। 2 इंटू a कितना है, 2 है हमारा, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अभी निकाले हैं 2, ठीक है। तो हो जाएगा n अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 2 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो गया 2n, सॉरी n अपॉन 2, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो क्या मिलेगा 2n और प्लस 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो हो जाएगा क्या n अपॉन 2, और शायद आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में से 2 कॉमन हो रहा है, तो मैं 2 को बाहर निकाल ले रहा हूं, तो ब्रैकेट में बचेगा n प्लस 1, ये दोनों कट जाएंगे। एट लास्ट हमें मिलेगा क्या, n इंटू n प्लस 1, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा, यानी कि जो Sn की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वो कितना हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो यही हो जाएगा हमारा सोल्यूशन, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, इसको रब कर लें। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, लिखा हुआ है यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है, यानी कि हमारा जो एबीसी दिया हुआ है किसमें है, समांतर श्रेणी में, ए बी सी, ठीक है, किसमें, एपी में है, एपी में है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगला उसी में थोड़ा सा कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना हमें, 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी, ठीक है। सिद्ध करना है कि ये भी समांतर श्रेणी में, यानी कि जो हमें सिद्ध करना है इसको दिखाना है। पहले तो दिया हुआ कि एबीसी समांतर श्रेणी में, अब सिद्ध करके बताना है कि इसको भी हमें प्रूव करके दिखाना है, इसको भी सिद्ध करके दिखाना है कि ए भी एपी में होगा, ए भी क्या होगा, एपी में होगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों को मैं कल पिछले वाले लेक्चर में बताया नहीं था, तो बता देते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य कहते हैं शायद, ठीक है। तो चलिए बता दें कि अगर मान लीजिए कोई दो हमारे पास बिंदु है, या फिर कोई दो हमारे पास राशियां हैं ए बी, कोई दो हमारे पास राशियां हैं ए बी, ठीक है। इन दोनों राशियों के बीच में यानी कि मध्य में एक्स है, हमारा मध्य क्या है, हमारा एक्स है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये एपी में है, एपी की बात की जा रहा भाई, तो जाहिर सी बात है एपी में होगा, तो क्या होगा, शायद T2 माइनस T1 इक्वल होगा किसके, T3 माइनस T2 के, होगा ना। इससे इसको घटा के इक्वल करके दिखाते, यही तो होता था भाई, एपी का तो यही डेफिनेशन है कि जो जहां भी हम उसका डिफरेंस देखेंगे इक्वल होगा, तो इक्वल दिखा दिया ऐसे, ठीक है। तो शायद यहाँ पे T2 x है और T1 a है, और यहाँ पे देखें तो T3 b है और T2 क्या हमारे पास x है। x को इधर लेके आ जाइए तो x प्लस x इज इक्वल टू a प्लस b मिल जाएगा। एट लास्ट यहाँ पे 2x इज इक्वल टू a प्लस b, और x की वैल्यू a प्लस b अपॉन 2 मिल जाएगा। पूरे के अपॉन है, ध्यान दीजिएगा, इसके अपॉन है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे हम देखें कि यहाँ पे जो हमारा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य हमारा जो होगा
क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू या फिर am इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो इसी के थेसिस से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बताते हैं कैसे। जिसको नहीं पता था प्लीज नोट आउट कर लीजिएगा इसको। चलिए देखिए, अगर इसको एपी में प्रूव करना है तो शायद इसको भी ये रूल फॉलो करना चाहिए, इसको भी ये रूल फॉलो करना चाहिए। रूल क्या था कि जो मिडिल वाला यानी कि मध्य वाला है वो क्या होगा, दोगुना होगा। दोगुना होगा ना, अभी दिखाया गया था। ठीक है, दोगुना होगा यानी कि दोगुना मतलब ऐसे किसके, इन दोनों के समेशन में, इन दोनों के समेशन में। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बता दें कि देखो, अगर क्या निकाले थे हम लोग, अर्थमेटिक मीन की भी बात किए थे हम। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन में क्या दिखाया गया था कि जो हमारा x था, x क्या था, 2a प्लस बी था। तो यहाँ 2 को इधर लेके आ गए थे, तो शायद यहाँ 2 हम यहीं पे रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो देख लीजिएगा इस चीज को। अब देखिए थोड़ा सा सॉल्व किया जाए इसको, तो 2 अपॉन सी ए इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए तो ए बी, यहां हो जाएगा बी सी अपॉन ए क्या हो जाएगा ए और बी स्क्वायर सी। देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा ना नीचे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते थे और इन दोनों नीचे का मल्टीप्लाई यहाँ करके लिख लेते थे, ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से आप देखिएगा। अब एबीसी से क्या किया जाए, यहाँ पे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लें इस वाले पार्ट को। तो देखेंगे यहाँ पे इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो b यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो a प्लस सी अपॉन क्या मिलेगा, a b स्क्वायर सी। ठीक है, मिलेगा। तो यहां से आप लोग देखिए ध्यान से, तो शायद b कट रहा है, b एक घात को इसके हटा देगा यानी कि काट देगा। ठीक है ना, कट जाएगा ना। चलिए अब क्या किया जाए, एबीसी से दोनों पक्षों में हम मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, एबीसी से ऐसे लिख लीजिएगा, ए बी सी से दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों को गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, पक्षों में गुणा करने पर। ठीक है, एबीसी का क्या कर रहा है, हम दोनों पक्षों में क्या कर दिया जा रहा है, गुणा कर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए गुणा करें। तो ध्यान से देखिए, जब गुणा करेंगे, यहां लिख रहा है, जब गुणा करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी सी और यहाँ पे 2 ऊपर है ना 2, तो 2 वहां पे रहेगा और नीचे क्या मिल जाएगा, ए सी और ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा अभी ए प्लस सी अपॉन क्या, ए बी सी, और इसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसका, ए बी सी का। तो यहां से तो ये पूरा कट जाएगा ना, ये तो पूरा कट जाएगा और यहां से देखिए ए सी कट जाएगा। ठीक है, एट लास्ट में मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए, तो मिलेगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि ऐसे मैं लिख लूं तो c अपॉन 2, यानी कि b इज इक्वल टू सी अपॉन 2 मिल जाएगा। और यहां से हम सिद्ध कर सकते हैं या फिर दर्शा सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं, हमें पहले ही बता दिया गया था कि एपी में है, तो शायद अगर एपी में है तो इसका जो मीन है यानी कि मध्य है तो बी है, तो अगर इसका मध्य बी है तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी अपॉन 2 मिलना चाहिए ना। तो वही चीज हमें सिद्ध करना था, तो हमने वहां क्या किया, सिद्ध करके दिखा दिया है कि देखिए, अगर पहले ही क्वेश्चन कह रहा था कि एपी में है, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करके दिखा दिया गया कि ए भी तो एपी में है, ये भी तो एपी में दिख रहा है, यानी कि जो हमारा इसको सिद्ध करने का क्वेश्चन था वो सिद्ध हो गया है। और आप लोग लिख सकते हैं कि ए भी एपी में है, अतः इसको लिख करके फिर लिख दीजिएगा एपी में है या फिर समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वो समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणियां, ठीक है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग, यानी कि दो समांतर श्रेणियां हैं। तो शायद ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए एक समांतर श्रेणी एपी हमारे पास है, एक समांतर कोई एक पहले मान लेते हैं एक समांतर श्रेणी कोई है, तो इसके हम a1 को बता दे रहे हैं कि पहला टर्म हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा टर्म a1 प्लस d1 हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि a प्लस डी होता था दूसरा टर्म। तीसरा टर्म a1 प्लस 2d1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समझ लीजिएगा। अब ऐसे ही दूसरा जो सीरीज होगा, यानी कि एपी का जो दूसरा सीरीज बनेगा, ऐसे ही कुछ बनेगा, लेकिन a2 और a2 प्लस d2, यानी कि दूसरा कुछ होगा उसका, और यहाँ पे हो जाएगा a2 प्लस 2d2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा माना कि, ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा हमारा जो सीरीज होगा, यानी कि समांतर श्रेणी जो भी होगा, ऐसे कुछ होगा। ठीक है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि योग, ठीक है, यानी कि इन दोनों के योग का अनुपात दिया हुआ है कुछ। ठीक है, अनुपात दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं। देखिए अगर योग कहा है तो सीधा सीधा मतलब होगा कि SN अपॉन SN, यानी कि पहले वाले सीरीज का और दूसरे वाले सीरीज का योग दिया हुआ है। योग कितना दिया हुआ है? योग दिया हुआ 7n प्लस 2 अपॉन n प्लस 4 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का क्या दिया हुआ है? योग दिया हुआ है। यहां समझ में आ गया होगा सबको, इन दोनों का क्या दिया हुआ है? योग दिया हुआ है। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो इसका शायद फॉर्मूला हमें याद है। इसका फॉर्मूला क्या होता था? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन n अपॉन 2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जबकि हमें पता है कि श्रेणी अलग अलग है। ठीक है, और इसका जो प्रथम पद है हमने पहले दिखा दिया मान के कि इसका a1 हो जाएगा तो इसका d1 हो जाएगा, इसका a2 है तो इसका d2 मिलेगा कुछ। ठीक है, और श्रेणी अगर इसका मतलब दिया योग का अनुपात दिया हुआ तो अनुपात शायद ऐसे लिख लिया जाए। ठीक है, और यहां से आप लोग देखें तो ये दोनों इक्वल है भाई, कट जाएंगे। ठीक है, ऊपर नीचे से कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? मिलेगा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 d2 इज इक्वल टू, यही मिल जाएगा 7n प्लस 2 अपॉन n प्लस 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहां तक? ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा क्वेश्चन में उनके 11वें पद, यानी कि 11वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये हमारा टर्म दिया हुआ है इसका क्या करना है? 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 11वां पद। अब सोच रहे होंगे सर 11वां पद ज्ञात करना था, तो सीधा सीधा तो हमें दिख रहा है कि उसका 11 मतलब 11वां पद मतलब 11वां पद ज्ञात करना, तो यानी कि उसकी n की वैल्यू 11 हो गया। सीधे सीधे रख सकते थे। क्यों नहीं रख सकते थे? अब बताने वाले हैं क्यों नहीं रख सकते थे। ध्यान से देखिए, अगर इसका अनुपात ऐसे कुछ दिया है तो शायद आप देख पा रहे होंगे कि ये तो पोर्शन यहां से कट जा रहे थे। ये दोनों पोर्शन सेम होने की वजह से, इक्वल होने की वजह से कट जा रहे थे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इफेक्ट क्या पड़ेगा। इस पूरे का सॉल्यूशन, यहां से जो सॉल्यूशन हम कर रहे थे, ध्यान समझिएगा इस चीज को, यहां से जो सॉल्यूशन हम कर रहे थे, इस पूरे का सॉल्यूशन का क्या होता था? n अपॉन 2 होता था। यानी कि जो हमारा nवां पद निकालना होता था उसका आधा होता था। क्या होता था? उसका आधा होता था। यानी कि n अपॉन 2 मतलब n का आधा हो जाता था यहाँ पे। ठीक है, होता था ना? ठीक है, चलिए वो तो ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा बता दें आपको, n इज इक्वल टू, अगर आधा हो जाता था तो शायद दुगुना करना पड़ेगा। अब निकालना क्या था? 11 ना, कहा ना 11वां पद, तो 11। ठीक है, तो 2 इंटू 11। अब देखिए शायद जब भी हमें कोई पद निकालना होता है 11वां या फिर 12वां या फिर 13वां, तो क्या रखते थे? शायद उसमें से कम करके रखते थे, याद होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 22 माइनस 1 इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। यानी कि अब n की वैल्यू जो हमें रखनी है, कितनी रखनी है? 21 रखनी है। ठीक है, अब आधे लोग सोच रहे होंगे सर क्यों ऐसा किया? ठीक है, n की वैल्यू सीधे सीधे 11 रख लीजिए। ठीक है, चलो रख तो लेते, लेकिन देखो यहाँ पे बाबू n माइनस 1 तो था, n माइनस 1 है ना। n में से 1 को घटाने के बाद जो हमें n मिलेगा उसकी वैल्यू यहां हमें रखनी है। ठीक है, चलो अब कुछ नहीं, अब रख लो, आंसर मिल गया हमें। रखो, कितना मिल जाएगा? 7 इंटू 21 प्लस 2 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21 प्लस 4।
यही जो अनुपात हमें मिलेगा यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसी को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यहां से हमें सोल्यूशन इसका मिल जाएगा, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन बिना बताए तो आई थिंक ये भी नहीं हो पाएगा आप लोगों से। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ एक समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों का योग क्रमशः S1 S2 S3 है। यानी कि सीधा सीधा यहां से हमें लग रहा होगा कि S1 किसका योग है, nवें पदों तक का। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा n पदों तक का। ठीक है ना, और S2 क्या है, 2n पदों तक का। ठीक है, और S3 किसका योग हो गया, 3n पदों तक का। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद क्या रहा, तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करके दिखाना हमें S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, इसी को हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां से अगर मैं इसको लिखूं यानी कि S1 को, तो S1 इज इक्वल टू n, कितना है इसका n अपॉन 2 हो जाएगा, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब S2 की अगर बात की जाए तो शायद आपको दिख रहा होगा कि 2n होगा, 2n होगा ना, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 2n है, 2n हो जाएगा, और 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, S3 की बात की जाए तो 3n अपॉन 2, क्योंकि n देखिए यहाँ पे क्या है 3n है ना, उसके बाद 2a प्लस 3n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, मैं थोड़ा सा एक काम कर रहा हूं, S3 को मैं यहां लिख ले रहा हूं। S3 बराबर कितना है हमारे पास, 3n अपॉन 2 और 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए अब मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सॉरी। अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कुछ स्किप कर गया, क्योंकि S1 और S2 को लिख लेना चाहिए था बगल में। चलिए अगर ना हो पाए तो बैक कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए देखिए, तो अब हमें क्या करना है, RHS को प्रूफ करना था, तो RHS को हम ले ले रहे हैं। RHS को क्या किया गया, बाहर कर लिया गया। RHS बाहर करने के बाद मिलेगा क्या हमें, 3s2 माइनस S1, इसी को हमें सिद्ध करना है, मतलब इसी को सॉल्व करना है। तो 3 ऐसे बाहर रहने दीजिए। S2 की बात की जाए, किसकी बात की जाए, S2 की। तो S2 अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाले थे, अभी निकाले थे हम लोग 2n अपॉन 2 निकाले थे ना, 2n अपॉन 2 प्लस, सॉरी, इन ब्रैकेट 2a प्लस n, मतलब 2n माइनस 1 इंटू डी, और माइनस करना है कितने को, ध्यान से देखिएगा, और इसको मैं छोटे ब्रैकेट से डिनोट कर ले रहा हूं, छोटा यहाँ पे भी हो गया, चलो इस मजले से कर दिया जाए, यहां से इस मजले को कर दिया जाए। फिर यहाँ पे देखिए, और इसको थोड़ा सा बड़े वाले ब्रैकेट से दिखा लीजिएगा, और यहां से फिर दूसरा एक ब्रैकेट शुरू कीजिएगा। ठीक है, अब क्या मिलेगा हमें, S1 की वैल्यू तो n अपॉन 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यहां से ब्रैकेट दोनों बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए, तो यहां से लग रहा है क्या किया जा सकता है, चलिए इसको ना काटा जाए, अगर 2n अपॉन 2, तो आप शायद देख सकते हैं कि इन दोनों पदों में से शायद n अपॉन 2 कॉमन किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। चलो तो कॉमन करते हैं, तो मिलेगा क्या, कॉमन बाहर निकालेंगे शायद 3n अपॉन 2 मिल जाएगा, 3n अपॉन 2 मिल जाएगा, मिलेगा। ठीक है, 3n अपॉन 2 मिलने के बाद यहां बचा क्या होगा, आप सोचिए, n अपॉन 2 बाहर निकल गया तो बचा होगा 2। ठीक है, और यहाँ पे 2a प्लस 2n, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ ले रहा हूं, तो मिलेगा क्या, 2nd, और यहाँ पे हो जाएगा d, और इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, इसका बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए 2n/2 को बाहर निकाल लिया गया, तो मिला क्या, अभी यहाँ पे मिलेगा 2a प्लस dn माइनस d, ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस वाले ब्रैकेट को भी तोड़ लीजिए,
इस वाले ब्रैकेट को, यानी कि बीच वाला जो मझला ब्रैकेट लगा उसको भी तोड़ लीजिए। तो क्या हो जाएगा 4a मिलेगा और यहाँ पे हो जाएगा 4nd माइनस 2d और माइनस 2a और आगे चले जाइए थोड़ा सा तो क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस nd और माइनस माइनस प्लस d मिलेगा। ऐसा कुछ कटने लायक दिख रहा है। चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसी चीज को, इसी को मैं ऊपर लेके आ रहा हूं यहाँ, ठीक है। तो देखिए अगर ऊपर सॉल्व किया जाए तो मिलेगा 3n/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, तो इन दोनों में से शायद ये दोनों घट जाएंगे यहां से यहां, ठीक है। तो मिलेगा क्या 2a मिल जाएगा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा 2a। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन दोनों में से अगर घटाए जब शायद आपको दिख रहा होगा कि 4 में से एक को घटा ले तो शायद 3nd मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों में से देखा जाए तो माइनस d मिल जाएगा, ठीक है। एट लास्ट अगर सॉल्व किया जाए तो 3n/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2a। इन दोनों में से देखिए तो माइनस कॉमन कर सकते हैं तो मिलेगा 3n-1 और d कॉमन किया गया तो इधर लिख ले रहे हैं ताकि दिखे कि ऐसे ही प्रूव करना था और यही हमारा मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा ना। देखिए हो गया, ठीक है। यानी कि इसको कहा जा सकता है कि ये S3 के इक्वल है क्योंकि S3 के इक्वल दिख रहा है, ठीक है। तो S3 के इक्वल है, बस इतना ही सिद्ध करना था। तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पहले सीधा सीधा देखिएगा कॉमन क्या हो रहा है, तो n/2 दोनों में कॉमन हो रहा था, हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे उसी चीज को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा n/2 दोनों में कॉमन हो रहा था तो उसको बाहर निकालेंगे तो 3n/2 यहाँ से सिक्योर मिल जाएगा हमें जो हमें चाहिए था, ठीक है। चलिए तो ये शायद लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो अगला जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, अगले जो भी क्वेश्चन 3 4 5 बजे में शायद, ठीक है। तो अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है, अगला लेक्चर पार्ट 3 में, ठीक है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, जहां भी दिक्कत हो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए अच्छे से क्योंकि सेमेस्टर अभी सिर पे है, ठीक है। चलिए तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।